प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक, हमको आज ये प्रूफ करनी है। अब बर्नौली थ्योरम में लास्ट टर्म पे हमने बताया था क्या होता है कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन ट्यूब और स्ट्रीमलाइन मोशन from one place to another, then at every point of its path the total energy per unit volume, it means potential energy, kinetic energy and pressure energy remains constant। ठीक है, अब इसी बात को हम लोगों को प्रूफ करना है, तो हमने क्या करा है, डायग्राम बना लेते हैं। एक हमने स्टीम लाइन यहाँ पर ट्यूब ले ली, ठीक, एक स्टीम लाइन ट्यूब आपको दिख रही है। अब ग्राउंड से इसकी हाइट h1 मान ली, इसकी हाइट h2 मान ली, ग्राउंड से इसकी हाइट। सपोज कोई लिक्विड एंटर्स कर रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v1 और जब निकलेगा बाहर तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर जो है वो p1 है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो p2 है। ठीक, एक एंड को x कह देते हैं, दूसरे एंड को y कह देते हैं। x हो गया और ये y हो गया। ठीक, पहले वाले का एरिया मान लेते हैं a1 है और दूसरे वाले का एरिया a2 है। एक सिंपल सा आपने यहाँ पर डायग्राम बना लिया। ठीक, ये क्या है, कुल मिला के एक स्टीम लाइन यहाँ पर जो है ट्यूब आपको दिख रही है, उसमें प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 से कोई लिक्विड एंटर कर रहा है और y एंड पे यहाँ से लीव करेगा तो प्रेशर हो जाएगा P2। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी V2 और एरिया हो जाएगा A2। ये पहले वाली जो हाइट थी वो h1 है और दूसरी वाली जो हाइट है वो h2 है। चलिए, इतनी बात तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गई होगी। ओके, अब फिगर को देखिए, फ्रॉम फिगर। अब अगर जब लिक्विड यहां से एंटर कर रहा है एक्स वाले एंड पर, तो इसको भाई आगे बढ़ने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो वो वर्क डन आपको लिखना है कि वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड एंटरिंग द ट्यूब एट एक्स। ठीक है, तो वर्क डन पर सेकेंड on entering the index, on entering the end x। ठीक है, कितना हो जाएगा कोई बता सकता है? कोई अगर बता सके तो। W1 मान लिया, तो आपको मालूम है फोर्स इनटू कितना होता है, डिस्टेंस। ओके, अब फोर्स कितना है तो आपको मालूम है प्रेशर P1 है, एरिया A1 है, तो P1 इंटू A1 हो गया और डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पर जो है। अब डिस्टेंस कितनी हो सकती है, P1 A1। अब चूंकि ऑलरेडी पर सेकंड कहा हुआ है, ये देखो पर सेकंड में जो V1 है वही डिस्टेंस का काम करेगा, तो P1 A1 V1 हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पर सेकंड बोला है। पर सेकंड का मतलब हो गया जो V1 थी वेलोसिटी थी, अब वो डिस्टेंस की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 कर लीजिए, वर्क डन पर सेकेंड ऑन लीविंग एट y पे जब लिक्विड निकलेगा तब वहां पर वर्क डन कितना होगा, तो आप कह दीजिए W2। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी होगा तो P2 इंटू A2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा P2। ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 2 हो गया। तो आपसे पूछे कि नेट वर्क डन कितना हुआ, देयरफॉर नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड WX minus WI। तो W1 माइनस W2 कर दिया। यस सर। एक्स बाई बोल लो चाहे W2 कर लो। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका P1 A1 V1 माइनस P2
A2। ठीक, क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब वी ऑल्सो नो दैट, हम क्या जानते हैं, आपने पढ़ा था जो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है, ये पढ़ा है ना सभी लोगों ने? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी जब पढ़ाया था तो उसमें बनाया था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो वॉल्यूम का जो रेट है फ्लो करने का वो कांस्टेंट रहता है, और वॉल्यूम इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी, एरिया इनटू डिस्टेंस, ये बन गया वॉल्यूम, और चूंकि यहाँ वेलोसिटी दिख रही है इसलिए पर सेकंड, तो द वॉल्यूम पर सेकंड एट इन x इज इक्वल टू द वॉल्यूम पर सेकंड एट इन y। ठीक, एंड इट्स इक्वल टू द मास अपॉन डेंसिटी, तो मास मान ले लिक्विड का m है और डेंसिटी कितनी है, 2 है, तो देयरफॉर अब हम लोग नेट वर्क डन क्या लिख सकते हैं, नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, अब हम लोग कितना लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 m अपॉन रो। ठीक, क्योंकि A1 माइनस B1 की जगह भी m अपॉन रो रखिए, यहाँ पर A2 V2 की जगह हम बाई रो रखिए, कॉमन ले लीजिए तो इतना आ गया। इसको अब इक्वेशन फिर कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं 3। तो ये नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड निकल के यहाँ पर आ गया। अब देखिए, इसके अलावा आपको मालूम है कि यहाँ पर एरिया क्योंकि ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, स्वाभाविक सी बात है, और एक्स एंड पे चूंकि एरिया ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम होगी फ्लो की, और यहाँ पर वाई एंड पे वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि एरिया कम हो गया है। A1 is inversely proportional to the V1, ठीक है, या A inversely proportional to the V। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर इंड एक्स पर वेलोसिटी कम है और वाई इंड पर वेलोसिटी ज्यादा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मैं हाफ mv स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो है V1 कम था, बाद में V2 ज्यादा हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, एक तरीके से बढ़ रही है। तो अगर हम इंक्रीज निकालना चाहें तो इंक्रीज निकाल सकते हैं भाई, तो देखो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, यह इसको बराबर करके हाफ और m कॉमन ले लेंगे तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इनटू m आ गया इक्वेशन। अब आपको मालूम है अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। ठीक, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, तो mg पहले हाइट ज्यादा थी तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पहले ज्यादा थी mgh1, और माइनस बाद में हाइट कम दिख रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम है, माइनस mgh2, यानी कि आ गया mg कॉमन ले ले तो h1 माइनस h2, इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, हम आपको सिर्फ 2 मिनट दे रहे हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए सब लोग, और जैसे ही नोट हो जाए तो बता दीजिए कि नोटेड। नोट कर लिए लीजिए, इसको दिक्कत हो तो हमको बता दो, कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो शर्माने की बात नहीं, हमको बता दो भाई कि ये स्टेप समझ में नहीं आया है। सर v2 v1 से कैसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एरिया देखो ज्यादा है ना, तो एरिया ज्यादा है एक्स एंड पे तो वेलोसिटी कम होगी, स्वाभाविक सी बात है। ये ए भी पढ़ा है ना, ए बी इक्वल टू कांस्टेंट मान लो के, तो ए इक्वल टू के अपॉन बी हुआ कि नहीं हुआ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और जब निकलेगा लिक्विड वहां से तो एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ गई। समझ गए? yes, sir. और किसी कोई डाउट हो तो बता सकते हो। नोट कर लो, जो दिक्कत हो तो बताते चलो साथ में।
हो गया नोट? नोट हो गया? चलिए, तो हम ऊपर से रेज कर रहे हैं। ओके, ओके। अब बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी तो वर्क एनर्जी अगर थ्योरम की हम लोग बात करते हैं भाई, तो क्या होता है भाई? नेट वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक, ओके। अब नेट वर्क डन कितना निकाला था आपने? P1 माइनस P2 m अपॉन रो। ठीक, और इंक्रीज एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर हम लोग इंक्रीज इन एनर्जी की बात करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी थी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो हाफ हो गया। ठीक, m से m कट जाएगा, रो से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 माइनस P2, ये m कट गया सब जगह से, रो का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो G H1 माइनस H2। ठीक, ये दिखने लगा। अब जो जहां जहां 1 लिखा है उसकी दुनिया एक तरफ करेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो G H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। ठीक, और इसको देयरफॉर करके भी लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इक्वल टू कांस्टेंट, और दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, जो कि हमको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ हो गया। प्रूफ, ठीक है। अब फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइन ट्यूब, तो अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीमलाइन ट्यूब है तो H1 H2 का कोई मतलब ही नहीं, दोनों सेम जो है प्लेन पे होंगे, तो H1 इक्वल टू H2, तो दोनों तरफ से H1 H2 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन नंबर कौन से जाएगा ना, ये इक्वेशन नंबर 5 थी ना इसके पहले, चेक कर लेना, इक्वेशन नंबर 6 दिया हमने, तो इक्वेशन जो 6 है वो इतनी हो जाएगी, मतलब H हट जाएगा। तो एक फार्मूला और बन के आ गया आपके पास। ठीक, इसी का एक फार्मूला और आप देखिए, अगर हम जो है दोनों साइड में रो जी का मल्टीप्लाई करा दे, रो डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी फिक्स है, ग्रेविटी फिक्स है,
तो यहाँ पर आप लिखेंगे P अपॉन रो G प्लस 1/2 B स्क्वायर अपॉन G और प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें कुछ नाम निकल के आते हैं, ठीक है। इसको जो पहला वाला है इसको कहते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड, ठीक। इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड और इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। ठीक, क्लियर। तो ये आप नोट कर लीजिए।